measurement of national income, there are three methods of measurement of national income, that is expenditure method, income method and value added method. तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया कि वैल्यू एडेड मेथड से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है हर साल पेपर में, NVAFC निकालने के लिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के लिए, या NVAFC दे करके और सेल्स निकालने के लिए. इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपसे हर साल पूछा जाता है. दूसरा जो है जो क्वेश्चन है, दूसरा जो है जो नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड से पूछा जा सकता है. तो कुल 9 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में आ सकता है और या फिर इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड के रूप में आ सकता है. तो हम सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, कौन सा, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर, सॉरी सबसे पहले हम ले लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड, हाउ टू कैलकुलेट बाय वैल्यू एडेड मेथड. देखिए वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट क्या है. वैल्यू एडेड का सिंपली कंसेप्ट ये है कि जब कोई कमोडिटी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो उसमें वैल्यू ऐड की जाएगी. ठीक है, कितनी बार कितनी वैल्यूज ऐड की गई हैं उनको टोटल कर लीजिए तो वो वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है. उनको कैलकुलेट कर, जो वैल्यू एडेड की गई हैं उनको आप सम कर लीजिए तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू कहलाएगी वाया वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड के लिए सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि कैटेगराइज द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ये आपको जैसे मैं बता रहा हूँ इसको आप स्टेप्स भी, कभी कभी ये पूछा जाता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड या बाय एक्सपेंडिचर मेथड या बाय इनकम मेथड. तो ये स्टेप्स भी आपको ऐसे ही लिखना है. तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू कैटेगराइज द डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज फॉर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. ठीक है ना, हमने अपने आपको क्या किया, सो इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी. फिर क्या करना है कि कैलकुलेट द वैल्यू एडेड ऑफ डिफरेंट सेक्टर. फिर हमने प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, टर्शियरी का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जब आप तीनों वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर लेंगे, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का, फिर आप तीनों सेक्टर के वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो वो कहलाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ठीक है, फिर आगे की प्रोसेस हम क्या करेंगे अभी बताएंगे. तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए जब हम वैल्यू एडेड हमको कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो सब आप देख लीजिए. वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स के इक्वल्स. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स. अगर क्वेश्चन पेपर में सिंपली सेल्स दिया है देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू सेम, सॉरी सेल्स. एंड इफ द चेंज इन स्टॉक इज गिवन देन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. अगर सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों ही दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम वैल्यू ऑफ आउटपुट. अगर मान लीजिए कि सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है लेकिन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया है. ठीक है, तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जब हम करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन स्टॉक के बराबर हो जाता है. लेकिन अगर मान लीजिए कि क्लोजिंग ओपनिंग में कोई एक दिया है, मान लीजिए ये दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और ओपनिंग नहीं दिया है, तो ये जो वैल्यू होगी ये प्लस में आएगी. लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं दिया है और ओपनिंग दिया है तो ये जो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू होगी ये माइनस में आएगी. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. अब अगर मान लीजिए कि सेल्स नहीं दिया हुआ है बल्कि डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, इफ द डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन देन इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को जोड़ना पड़ेगा. कंफ्यूजन क्या होता है कि आपको सेल्स भी दिया हुआ है और
एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो अगर सेल्स दिया है तो आप एक्सपोर्ट को नहीं जोड़ेंगे। इफ द सेल्स इज गिवन देन देयर इज नो नीड टू ऐड दिस एक्सपोर्ट इन टू सेल्स, बट इफ डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन देन यू हैव टू ऐड डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट टू गेट वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब टोटल बिक्री, तो टोटल बिक्री अगर दिया है तो चाहे हमने घर में बेचा चाहे हमने बाहर बेचा, डजंट मैटर, ठीक है, बेचा तो बेचा। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है यानी हमने घर में जो सेल किया है वो दिया है, तो फिर हमने बाहर जो सेल किया उसको भी जोड़ेंगे, तब हमारा कंप्लीट सेल्स मिलेगा। इसलिए डोमेस्टिक सेल्स के साथ में हम एक्सपोर्ट को भी ऐड करते हैं, तब हमारा सेल्स कन्वर्ट होता है। तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये आप इस 4 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, आईसी जो है, आईसी का कंसेप्ट क्या है? सिंपली इंटरमीडिएट कंजम्पशन जनरली जो है दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के साथ में इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, इस तरीके से भी कुछ दिया होता है। तो कभी भी आप मशीनरी की वैल्यू को इंटरमीडिएट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मशीनरीज कभी भी इंटरमीडिएट कमोडिटी नहीं होती, एक्सेप्ट वन केस, व्हेन व्हेन मशीनरीज आर परचेज्ड फॉर द रिसेल परचेज। अगर मशीनरी किसी डीलर ने रिसेल करने के लिए खरीदी है तो वो मशीनरी इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर मशीनरी किसी फैक्ट्री के द्वारा खरीदी गई है, किसी हाउस होल्ड के द्वारा खरीदी गई है, देन मशीनरीज आर ऑलवेज फाइनल, ट्रीटेड एज फाइनल कमोडिटी। तो इसलिए बताया कि जैसे इंटरमीडिएट कमोडिटी मान लो उन्होंने दिया है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया उन्होंने, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया। तो अब चूंकि आपने परचेज किया है, जैसे वहां पर सेल्स था तो सेल्स के साथ हम एक्सपोर्ट नहीं जोड़ रहे थे, ऐसे जब हमने परचेज है तो परचेज के साथ इंपोर्ट नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि परचेज मतलब परचेज, आइदर इट इज परचेज्ड इन द डोमेस्टिक एरिया और इट इज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर ये उन्होंने दिया डोमेस्टिक परचेज, तो डोमेस्टिक परचेज के साथ इंपोर्ट जोड़ेंगे। फिर यहीं पर वो धीरे से दे देते हैं इंपोर्ट ऑफ मशीनरी साथ में, तो आप क्या कर देते हो, आप इसके साथ इसको भी जोड़ लेते हो। ये नहीं करना है अपने को, क्या करना है, अगर डोमेस्टिक परचेज दिया है तो उसके साथ इंपोर्ट दे दें, जोड़ लेंगे। अगर परचेज दिया है तो कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी या इसकी वैल्यू को कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब जब आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, किसको, आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लिया, आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया, दोनों जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू एडेड। ये वैल्यू एडेड, ये जो वैल्यू एडेड है आपका, ये वैल्यू एडेड ए है। इसी तरीके से आप सेक्टर बी का करेंगे, वैल्यू एडेड बी। इसी तरीके से आप सेक्टर सी का करेंगे, वैल्यू एडेड सी। इन सब को जब आप जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और ये इक्वल टू होता है जीडीपी एमपी के। किसके बराबर होता है ये, जीडीपी एमपी के। जो जीवीए एमपी होता है ये जीडीपी एमपी के बराबर होता है। और जब आप जीडीपी एमपी निकाल लिए तो जीडीपी एमपी से आपको जाना कहाँ है, नेशनल इनकम पर, एनएनपी एफसी पर। तो जीडीपी एमपी में आपने क्या करना है, माइनस डेप करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एनडीपी एमपी में। इसमें से आपने माइनस एनआईटी किया तो ये किस में बदल गया, ये बदल गया एनडीपी एफसी में। और फिर इसमें आपने प्लस एनएफवाईए किया तो ये किस में बदल गया, एनएनपी एफसी में। तो इस तरीके से जब वैल्यू एडेड मेथड की हम बात करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी स्टेप्स समझ लीजिए। सबसे पहले आपने सेक्टर्स को कैटेगराइज करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देन सेक्टर्स का, ईच सेक्टर का आपको वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है, वैल्यू एडेड ऑफ सेक्टर ए, वैल्यू एडेड ऑफ सेक्टर बी, वैल्यू एडेड ऑफ सेक्टर सी। इनको जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज जीडीपी एमपी। फिर इसमें क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन हटाएंगे, डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो आपको ये एनडीपी एमपी मिलेगा। उसके बाद आप उसमें से एनआईटी हटाएंगे तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। और एनडीपी एफसी में आप जो फैक्टर इनकम रिसीव, नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है उसको आप ऐड करेंगे तो आपको नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी मिल जाएगी। तो ये पूरा वैल्यू एडेड मेथड है कि कैसे आप वैल्यू एडेड को कंट्रोल कैलकुलेट करते हैं। अब इस मेथड में जब आप बात करेंगे
इस मेथड में अगर हम बात करें कि वैल्यू एडेड में हमेशा हमने आपसे कहा कि फाइनल कमोडिटी की वैल्यू जोड़ी जाती है, जो फाइनल कमोडिटी की वैल्यू होगी वो जोड़ेंगे, या जितनी वैल्यू ऐड की गई है उसको जोड़ेंगे। कैसे दोनों को आप बाइफरकेट करेंगे वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज कि वीट है, वीट की प्राइस 2000 रुपये है, ठीक है, और 2000 रुपये का ये किसान ने बाजार में बेच दिया मान लीजिए, तो फाइनल कमोडिटी की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये। अब अगर इस वीट को एक फ्लोर मिल वाला लेकर के आया और उसने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोर में, तो उसने वीट कितने का खरीदा? 2000 का, और इसने इसकी कीमत कितनी रखी? 3000। तो अभी इसने वैल्यू कितनी ऐड की? 1000। ये वैल्यू एडिशन है, ये फाइनल कमोडिटी की वैल्यू है, और ये इंटरमीडिएट कमोडिटी की वैल्यू है, ठीक है ना। अब उसी आटे को एक बेकरी वाला लेकर के आया, कितने का लाया? 3000 का, और इसने इसका ब्रेड बनाया और इसकी कीमत रखी 4000। फाइनल कमोडिटी अब क्या हो गई? ब्रेड हो गई। फाइनल कमोडिटी क्या हो गई? ब्रेड हो गई। और यहाँ इसने कितना वैल्यू ऐड किया? 1000 के बराबर। इसी तरीके से मान लीजिए वो बेकरी वाले ने इसको होटल वाले को दे दिया, होटल वाले ने इसका सैंडविच बनाया, होटल वाले ने ब्रेड कितने का खरीदा? 4000 का, सैंडविच की कीमत इसने कितनी रखी? 5500 रुपये। इसका मतलब इसने कितना वैल्यू ऐड किया? 1500 रुपीज़। और फाइनली सैंडविच के रूप में वो चीज़ कंज्यूम की गई, यानी सैंडविच को फिर ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया। तो जब सैंडविच को ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, इसका मतलब सैंडविच क्या होगी? आपकी फाइनल कमोडिटी होगी। अब आपको जो वैल्यू ऐड करना है वो वैल्यू या तो आप फाइनल कमोडिटी की वैल्यू को ऐड करेंगे, और या तो फिर आप ईच स्टेप्स पे जो वैल्यू ऐड की गई है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल कमोडिटी आपकी सैंडविच है, उसकी प्राइस कितनी है? 5500 रुपये है। तो या तो आप नेशनल इनकम में 5500 रुपीज़ को ऐड कर लीजिए, और या फिर आप ये देख लीजिए कि कितनी वैल्यू ऐड की गई, इनको आप टोटल कर लीजिए, ये भी कितना आएगा? 5500। तो या आप इसको ऐड कर लीजिए। तो वैल्यू एडेड एंड द वैल्यू ऑफ फाइनल कमोडिटी मस्ट बी इक्वल, दोनों एक बराबर होना चाहिए। या तो आप हर स्टेप पे कितनी वैल्यू ऐड की गई है उनको कैलकुलेट कर लीजिए, और या तो फिर आप क्या करेंगे? फाइनल कमोडिटी की जो वैल्यू ऐड कर लीजिए। अगर आप हर स्टेप पे फाइनल कमोडिटी की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब जैसे पहले आटा था तो आटे की फाइनल मान के उसकी वैल्यू ऐड की, फिर उसके बाद दूसरा था तो उसको मान के ऐड की, फिर आप ब्रेड बनाए उसको मान के ऐड की, फिर सैंडविच बनाए उसको मान के ऐड की, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू एडेड मेथड है कि जो चीज़ें जब तक ट्रांसफॉर्म हो रही हैं तब तक वो इंटरमीडिएट होती जाएंगी, ये इंटरमीडिएट होती जाएंगी। अब जैसे आपको वैल्यू एडेड निकालना है, इस स्तर पे वैल्यू एडेड निकालना है या फ्लोर मिल पे, तो आप वैल्यू एडेड कितना निकालेंगे? 1000। यहाँ पर किसान ने 0 IC लगाया, यहाँ पर सीधे फाइनल कमोडिटी 2000 थी, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना हुआ? 2000। फिर इस सेक्टर पे अगर मान लो ये सेक्टर 3 है, यहाँ निकालना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट ये है और IC ये है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1000। फिर यहाँ पर वैल्यू एडेड निकालना है होटल के लेवल पे, तो ये IC हो गया, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, तो 5500 माइनस 4000 1500। तो ये डिफरेंट क्या आ गई? ये वैल्यू ए आ गया, VA B आ गया, ये VA C आ गया, ये VA D आ गया। इन चारों को जब आप प्लस कर देंगे आपस में तो आपको ये GVA मिल गया, ये आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल गया MP पर। फिर इसमें क्या करेंगे आप? NIT डेप और NFIA को यूज करके आप इसको NNPFC में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है वैल्यू एडेड मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, स्टेप्स आपने देख ही लिया। स्टेप्स में आपको क्या क्या करना है कि सबसे पहले कैटेगराइजेशन और ये सब करना है। फिर प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है, जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड्स की जो है जो वैल्यू है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए कि हमने परचेज की थी और फिर हमने उसको आपसे बेच दी, तो उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि वो डबल काउंटिंग को दिखाएगा और वो इकोनॉमी में किसी भी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को नहीं बढ़ाता है। जैसे मान लिए जो है आटे की बात हम करें, आटा हमने खरीदा फिर हमने आटा आपसे बेच दिया,
और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो एक बार आटा मैंने खरीदा था उसको माना जाएगा फाइनल कमोडिटी, एक बार आपने कंज्यूम किया उसको फाइनल मान लेंगे अगर हम, तो एक ही आटे को हमने क्या किया, 2 बार काउंट कर लिया। तीसरा जो इसका प्रिकॉशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, है ना, इज नॉट इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज मीन्स मैंने मान लिया घर पे मैंने झाड़ू लगा लिया, बर्तन साफ कर लिया, या मैंने अपने किचन गार्डन में काम कर लिया, या अपने लिए मैंने खाना बना लिया, ये क्या है, या मैंने अपने बच्चे की देखभाल कर ली, ये सब क्या है, ये डोमेस्टिक सर्विसेज हैं। इनकी जो वैल्यू होती है उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जो गुड्स का है सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको ऐड करते हैं। यहाँ भी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड बट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्योंकि जो गुड्स है, जैसे मान लिया किसान है, उस किसान ने 6 महीने काम किया खेतों में और 4 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया, और वो 4 क्विंटल गेहूं वो खुद के घर में खाने के लिए रख लेता है, तो वो जो 4 क्विंटल गेहूं है उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी, इम्प्यूटेड वैल्यू जो होगी, डेट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि वहाँ उसने काम किया है, उसका वो पर्टिकुलर काम है। लेकिन घर पे हम जो सर्विसेज कर रहे हैं वो हमारा पर्टिकुलर काम नहीं है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड, है ना। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ओनर ऑक्यूपाइड हाउस मीन्स जैसे मान लीजिए कि मैं जो है मालिक हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी घर का मालिक हूँ और मैंने आपको उसको फ्री में रहने के लिए दे रखा है, ठीक है, तो आप फ्री में रह रहे हो, मुझे रेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पैसा लेता तो 2000, 3000, 1000, 2000 कुछ ना कुछ रेंट आपको पे करना पड़ता, तो डेट इज इम्प्यूटेड वैल्यू, डेट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और जो लास्ट है आपका वो है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक का कंसेप्ट आप समझ लीजिए, जैसे आपको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि सपोज करिए कि एक शुगर मिल है, उस शुगर मिल ने, जो शुगर मिल है उसने 50 क्विंटल जो है वो शुगर केन परचेज किया, ठीक है, और इस शुगर केन से उसने 40 क्विंटल शुगर केन का यूटिलाइजेशन किया एक साल में, मतलब एक साल मान लीजिए 2016-17 की बात करें, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है। 1 क्विंटल उसने 40 क्विंटल शुगर केन का उसने यूटिलाइज करके इसकी शुगर बना डाली, मान लो 20 क्विंटल शुगर बना ली। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च उसके पास 10 क्विंटल जो है वो शुगर केन पड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि आप जो है अगर मान लीजिए चीनी उसने 50 रुपए क्विंटल बेची और ये जो शुगर केन है ये उसने 10 रुपए क्विंटल खरीदा था, 10 रुपए पर क्विंटल। आप समझिए 50 क्विंटल शुगर केन 10 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से एक चीनी मिल ने खरीदा गन्ना, ठीक है, उसमें से उसने 40 क्विंटल गन्ने का यूटिलाइजेशन किया और 10 क्विंटल गन्ना उसके पास बचा रह गया। उस गन्ने से जो उसने चीनी बनाई, उस चीनी को उसने 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से, पर क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बेचा। अभी जब आप जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे, जीडीपी एमपी का कैलकुलेशन करेंगे, तो जीडीपी एमपी कितनी होगी? 50 क्विंटल गन्ना लिया, इसमें से 10 क्विंटल गन्ना बच गया और 40 क्विंटल गन्ने का साल के अंत तक हमने यूज कर लिया, हाँ, और उससे हमने 20 क्विंटल चीनी बना ली। 40 क्विंटल गन्ने से हमने 20 क्विंटल चीनी बना ली, बात समझ रहे हैं? तो जब 40 क्विंटल गन्ने से हमने 20 क्विंटल चीनी बना ली, तो अब हमारा जो जीडीपी होगा वो कितना होगा? आप समझ लो, आपको समझ में ऐसे आएगा नहीं। 20 क्विंटल की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपये, समझ में आ रहा है? और ये जो 50 क्विंटल हमने लिया था, ये कितने का हमने लिया था? 500 रुपए का। इसमें से हमने यूज कितना किया? 40 क्विंटल, यानी 400 रुपए के बराबर का इंटरमीडिएट हमने यूज किया। समझ में आ रहा है? इसमें से हमने क्या किया? 400 रुपए का हमारा इंटरमीडिएट हो गया। तो यहाँ फाइनल कमोडिटी की वैल्यू कितनी हुई? सॉरी 600 हुई। और 10 क्विंटल जो गन्ना बच गया, इसको यूज नहीं किया, तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो अब हमारा जो है जो टोटल होगा वो कितना होगा? 700। यहाँ पर ये गेहूं, ये जो हमने प्रोड्यूस किया 20 क्विंटल चीनी, बात समझ में आ रही है? इस 20 क्विंटल चीनी का जो हमने प्रोडक्शन किया, इसमें हमने कितना गन्ना यूज किया? 20 क्विंटल जो चीनी पर 50 क्विंटल के हिसाब से किया, इसमें हमने गन्ना कितना यूज किया है? 40 क्विंटल, पर क्विंटल 10 रुपए, 400 का।
तो ये इस 20 किलो चीनी, 20 क्विंटल चीनी के लिए ये 40 क्विंटल गन्ना क्या है, इंटरमीडिएट कमोडिटी है कि नहीं है। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है और ये आईसी है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करेंगे तब तो जीवी वैल्यू एडेड मिलेगा। कितना आया ये वैल्यू, 600। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने इंटरमीडिएट को माइनस कर दिया तो 600 आ गया। और प्लस 10 क्विंटल गन्ना जिसका हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, ये एज इट इज। पहले तो हमने गन्ने का क्या किया था, ये हमारे लिए इंटरमीडिएट कमोडिटी था, लेकिन चूंकि जो है ईयर एंड हो गया और ईयर एंड होने पर हमने इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो ये अब हमारे लिए क्या हो गया, फाइनल कमोडिटी। तो इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो टोटल जो है जो वैल्यू एडेड होगा वो 700 रुपये होगा। ऐसे समझ लीजिए आप। बात समझ में आया कि कहने का मतलब, एक्चुअली बताने के पीछे रीजन ये था कि जैसे हम कोई कमोडिटी परचेज करते हैं इंटरमीडिएट यूज करने के लिए, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर जिस ईयर में परचेज की गई है उस ईयर में उसको इंटरमीडिएट रूप में हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसकी जितनी भी वैल्यू बची होती है उस पूरी वैल्यू को हम फाइनल कमोडिटी में ऐड कर लेते हैं। ये बताने का रीजन था। तो ये कुछ आपके प्रिकॉशंस थे, ठीक है, जिनको कि हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। तो ये आपका वैल्यू एडेड मेथड हो गया कंप्लीट।